नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट न्यूज़ के बारे में जो आजकल यहाँ चल रही है। बेसिकली जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो थर्ड टर्म के लिए लड़ेंगे, तो ये क्या पॉसिबल है? अ, आज का हम यही बात करते हैं कि क्या है। सोचिए कि देखिए कि एक देश का लीडर जो अपने ही संविधान के नियम तोड़ने की बात करता है, और वो भी मजाक नहीं कर रहा है। वो बोलता है कि आई एम नॉट जोकिंग। हम बात कर रहे हैं वही डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीरियसली थर्ड टर्म के बारे में के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या एक सच में कुछ बड़ा होने वाला है? ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का मुद्दा बन सकता है। तो दोस्तों, अ, अपने हमारे साथ बने रहिए अंत तक, और देखते हैं इस एंगेजिंग डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रम्प के बारे में जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है, तो शालिन तुम्हें सुना होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प के नए बयान के बारे में वो कह रहे हैं कि वो थर्ड टर्म के लिए तैयार हैं, और उनके पास मेथड्स हैं इसके अचीव करने के लिए। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बोला है खुद। प्रोमेश बिल्कुल सुना है और अभी तक कोई ऐसी ऐसी चीज डेवलप नहीं हुई है जो इस तरह की चीजों को हम फिल्टर आउट कर सकें। तो ये उन्होंने एनबीसी चैनल पे बोला था। कोई इंटरव्यू दे रहे थे वहां पे, वो उन्होंने ये बोला। और मिस्टर ट्रम्प ने कहा कि उनके सपोर्टर्स उन्हें एनकरेज कर रहे हैं और वो इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि वो थर्ड टर्म पे दोबारा कंटेस्ट करें। क्वेश्चन ये है कि लीगली ये पॉसिबल है या नहीं है, राइट? तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट तो क्लियरली कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकता। उसके तो बाद 12th अमेंडमेंट में भी उन्होंने बंद कर दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट एज अ वाइस प्रेसिडेंट बात के फिर से नहीं कर सकते तुम। हाँ, तो वो भी वो 22 और 12 दोनों में ऐसा है। दोनों में से। तो अब आई डोंट नो क्यों कह रहे हैं इस तरह का लूज स्टेटमेंट, क्यों? बट ट्रम्प का है एक चीज तो वो कोई बात ऐसे नहीं बोलते। तो हम्म। वो एक चीज है। तो देखिए क्या होता है। हम लोग आई एम नॉट श्योर क्या सोच रहे सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ना शालिन, वो आजकल उनके सपोर्टर भी जो है, जैसे ये उनका स्टीव बैनन है जो अभी पॉडकास्ट इम्पोर्टेंट पॉडकास्टर है, वो इन्फ्लुएंसर है। तो वो भी बोलता है कि उनको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है शालिन कि अगर ये लीगली लड़ेंगे, आई डोंट थिंक ही विल विन। ही हैज ऑलरेडी इतना उन्होंने लोगों को 3 महीने में अपनी झांकी दिखा दी है कि आई थिंक लोगों को पता चल गया कि वो क्या, व्हाट इज मेड अप ऑफ। उन्होंने इतना पोलराइज कर दिया लोगों को, इतना वर्ल्ड को पोलराइज कर दिया है। आई डोंट थिंक कि ही विल बी एबल टू विन, और स्पेशली आफ्टर 4 years एंड 8 years। बेसिकली उनको 2 साल हो गए, 2 बार हो जाएंगे। तो लीगली तो आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू डू इट। चाहे अगर इलीगली ही इज नॉट सेइंग ही, उनसे पूछा गया कि क्या आप 29th इसके 29th ऑफ जनवरी 22 नहीं 2029 में जनवरी में छोड़ दोगे अगर हारोगे तो ही डिडंट से एनीथिंग। इफ ही सेज कि मैं अब डिक्टेटर हूँ, और या मैं छोड़ दूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यू नेवर नो ना कि क्या होता है दुनिया में। तो ये ट्रम्प का हाइपोथेटिकल सोल्यूशन भी है, दिखाई दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इलेक्शन लड़े और फिर रिजिग्नेशन देके ट्रम्प को पोजीशन दे दें। ऐसा भी लोगों ने बोला है। लेकिन ये तो एक ऑप्शन है। ट्रम्प ने कहा है कि और भी तरीके हैं, हो सकते हैं, लेकिन डिटेल्स देने से मना किया है। तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या, बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि क्या है, कुछ ज्यादा सीरियस है? हैं? देखिए, आपके फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पे मैं आंसर करूंगा पहले कि लीगली ही कैन नॉट विन। तो अगर वो लीगली नहीं जीत सकते तो कोई भी प्रेसिडेंट इस कंट्री का नहीं बन सकता, ये तो फॉर श्योर।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई किसी का नाम देके एज ए प्रेसिडेंट इलेक्टोरल प्रोसेस से जाएं और फिर आप उसको छोड़ें ना। वो सब तो नहीं है। वो सब तो क्या होता है ना, आदमी कुछ भी बोलता रहता है, तो वी शुड टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, अब अनएथिकल वेज हो सकते हैं। जो जो एक आपने बोला कि मे बी जेडी वंस इलेक्शन लड़े, इलेक्टोरल प्रोसेस से जाएं एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, एंड देन वो हैंड ओवर इनको करें। मतलब मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी दीज आर द चांसेस। बट मुझे जो लगता है कि ट्रम्प का ना जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो उन्होंने कभी भी अपनी बातों को लाइटली नहीं लिया है। वो चाहे वो, मतलब हमें लगता हो वो फुलिश स्टेटमेंट है, लेकिन वो ना, वो सोच समझ के बोलते सबसे हैं। बड़ी बात ये है, सही हाँ, बात है। तो जब वो कुछ बोलते हैं तो उसको, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होती है। वो ही इज नॉट अ पर्सन हु मेक ए लूज स्टेटमेंट, राइट। हम्म। एंड अगर उनको ना उन्होंने ये कहा है कि वो थर्ड टर्म का सीरियसली कंसिडर करने की सोच रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने वेल थॉट की होगी या स्टार्ट कर दी होगी। एंड वैसे अननेसेसरी स्टेटमेंट देने वाले आदमी उनसे नहीं है। चलिए थोड़ा इस पे समझते हैं कि उनके रिसेंट एक्शन और जो उन्होंने मतलब लास्ट 3 मंथ्स में कियोस मचाया है। हम्म। शालीन, अगर हम सिर्फ पिछले 3 महीने देखें तो ट्रम्प ने अपनी मतलब पॉलिसीज और स्टेटमेंट से काफी कियोस क्रिएट किया है। मतलब डेनमार्क पर कनाडा को, डेनमार्क पर देखें, उन्होंने मतलब वो ग्रीनलैंड लेने की बात करी है। फिर कनाडा को 51st स्टेट बनाने का इल्जाम, मतलब उन्होंने वो भी मतलब कोशिश कह रहे हैं, मतलब और कह रहे हैं ही सीरियस अबाउट इट, मतलब जोकिंग नहीं कर रहे हो। तो तुम सोचो, इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और फिर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को खत्म करने की बात हो रही है, जो अमेरिका अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकता है। और फिर अपने सारे जो फायरिंग्स हो रही हैं फेडरल पे, वो तो अलग ही है। अब आप देखिए ना, ये जो डेनमार्क है या कनाडा वाली चीज है ना, उसको तो चलो हटाओ। वो मतलब मैं उतना सीरियस एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री में, नहीं यार, उसने बोला है कि डेनमार्क को ही इज लाइक ओपन टू इवन मिलिटरीली कैप्चरिंग इट, एंड ही इज हाँ, नॉट जोकिंग। नहीं वो बोला है। लेकिन क्या है ना कि जब देखिए, जब पांच चीजें होती हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत होती है कि एज एन अमेरिकन सिटीजन में किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। तो मैं इन दो स्टेटमेंट को अभी ध्यान रखता हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है कि जैसे इसने फेडरल गवर्नमेंट का जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को स्क्रैप कर दिया। पब्लिक सेफ्टी पे भी कुछ आ रहा था स्टेटमेंट। नहीं, चलो, आप कह रहे हो कि ले ऑफ हो रहा है एफिशिएंसी के लिए, तो कौन से लोग निकाले जा रहे हैं जो प्रोबेशन में है? प्रोबेशन में अच्छे लोग भी तो होंगे। ऐसे तो नहीं है कि तुमने तो परफॉर्मेंस पे बेसिस पे तो उन्हें निकाल नहीं रहे हो ना। तुम तो सब निकाल रहे हो जो सब प्रोबेशन में है इस समय, क्योंकि नहीं तुम नहीं, जो वो परमानेंट है वो उनको तो वो निकाल नहीं सकते। वो भी बात है। प्लस एक चीज और देखिए, टाइमिंग होती है हर चीज की, राइट। तो अब अगर आप सोचो तो मतलब आपका अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट से ऐसे बहुत ज्यादा गुजर रहा है, प्लस आप में ये और अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रेशर आएगा। तो वो सब चीजें होती हैं। प्रोबेशन पे वो क्यों निकाल रहा है रमेश, कि वो उनको ना, वो सेवरेंस एंड ऑल, वो सब चीजों को, कॉस्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा नहीं, वो बाकी परमानेंट को दे नहीं सकता ना, वो निकाल नहीं सकता लीगली, तो वो इसलिए है। वो हाँ, प्रोफेशनल वालों को प्रोमोशन निकाल को रहा है। वो कर रहे हैं। तो अब इतने लोग आप जो जॉब जो खो रहे हैं, नए जॉब का तो जो पहले ही लोग जॉब खो चुके हैं, उनको तो नए जॉब की अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो बड़ा केओटिक सिचुएशन है। और हम्म। इसके ऊपर जो ट्रम्प ने ना डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन जो DEI प्रोग्राम को उन्होंने रिमूव कर दिया, राइट। तो जो माइनॉरिटीज और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के लिए ना एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन देखिए, इस चीज को DEI के ना दोनों फ्लेवर, राइट। इसको हम लोग कभी किसी दिन और डिस्कस करेंगे। लेट्स नॉट ब्रिंग दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक टू अंडर दिस एजेंडा। लेकिन क्या है कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इतनी chaotic होती जा रही है। अब इससे क्या होगा, क्राइम होगा, बहुत सारे केओस होने वाले हैं। तो पर ये शालिन, लाइक DEI की बात करी तुमने, मतलब उसका रिमूवल सिर्फ एक सोशल जस्टिस पर नहीं पड़ेगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो है। जब कंपनीज डाइवर्सिटी प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगी तो इनोवेशन और इंक्लूसिविटी पर भी तो असर पड़ेगा। तुम मतलब एक ही, फिर वो अपना एजेंडा चलाएंगे ना।
हाँ, मतलब आई पार्शियली एग्री विद दिस प्रमेश, लेकिन ये बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है, लेट्स नॉट हम हाँ, मतलब बाद में इसको, कभी अलग हाँ, से बात कर इसको सकते इसको अलग से करेंगे। इसका मतलब जो आप हैं। ठीक बोलो, है। आई एग्री, बट इसका कुछ और भी इम्प्लीकेशन है। हाँ, तो डिटेल्स में करेंगे। हाँ, तो अब चलिए अब एक और बात करते हैं प्रमेश ना, कि मैं जो इकोनॉमिक रिपरकशन है, जो ट्रम्प साहब भी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक रिपरकशन क्या है, जैसे इन टर्म्स ऑफ रिसेशन एंड, और ये टैरिफ वॉर जो चल रही है, सो कॉल्ड टैरिफ वॉर, राइट, इसका क्या इकोनॉमिक रिपरकशन है? तो अब अगर इकॉनमी की हम बात करें, तो रिसेशन का खतरा तो बढ़ता जा रहा है। मतलब खतरा क्या है, मेरे ख्याल से अमेरिका इज इन रिसेशन सिंस लास्ट 1.5 year, एंड दे आर नॉट अनाउंसिंग इट, राइट। एक चीज तो ठीक लगती है कि भैया कि जो तुम टैरिफ हमको लगा रहे हो, हम तुमको लगा रहे हैं, राइट। तो मतलब वही मैंने इसलिए शुरू में बोला कि अनएजुकेटेड पर्सन की तरह। लेकिन क्या होता है कि हर चीज का इम्प्लीकेशन देख के, इम्पैक्ट देख के, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, स्टेप अप्रोच सोचते हुए काम करने की जरूरत होती है। मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि हर वो चीज कर रहे हैं जिससे बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो जाए और डिसरप्शन हो जाए। तो वो हमारे इकॉनमी के लिए, ग्लोबल इकॉनमी के लिए ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना शालिन कि अभी आप देखो, ये बोलते हैं कि भाई मेक इन अमेरिका। क्या मेक इन अमेरिका यार? हाउ विल यू मेक इन अमेरिका? इज इट चीप टू मेक इन अमेरिका? जो भी तुम बनाओगे यहाँ पे, वो मतलब इतना महंगा हो जाएगा, कौन खरीदेगा उसको? तो दैट इज नॉट, दैट इज लाइक इम्प्रैक्टिकल। दूसरी बात ये है कि तुम बोलोगे टैरिफ टैरिफ। अरे तुम्हें ये देखना चाहिए कि मेरी जनता के लिए सबसे कम सस्ते दाम पे कहाँ से मैं लेके आऊंगा, क्योंकि अमेरिका में तुम भूल जाओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, चली गई है यहाँ से। तो तुम्हें चाइना पसंद नहीं है, ठीक है, तुम वियतनाम में जाओ, इंडिया जाओ, जहाँ भी जाना है तुम जाके लेके आओ। सस्ता दामों पे लेके आओ ना चीजें भाई। तुम ये देखो, अभी ये बात कर रहे हैं टैरिफ्स, इसमें कार में टैरिफ्स 25% टैरिफ्स लगाने की। तो 3,000 से 10,000 डॉलर जो है कार की कीमत बढ़ जाएगी। कौन देगा उसके पैसे? तुम्हें लगता है कि ये जो बिलियनर्स हैं उनको फर्क फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? आम आदमी जो स्ट्रीट में है, जिसको आम मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है, जिसको स्ट्रगल कर रहा है, जिसको अपने जाने के लिए भाई अगर कार तो चाहिए होती है ना सबको। यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है पब्लिक, जिसकी बात तुम करो। तो तुम एक कार खरीदोगे और उसकी कीमत जो है 5 से 10 हजार बढ़ जाती है। तो मतलब क्या आम आदमी पे सरकार, दिस दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो तुम बाकी जो ग्रोसरी की इन्फ्लेशन, मतलब ग्रोसरी के इन्फ्लेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अंडे जो है 4 से जो है 8 डॉलर डबल हो गए हैं। तेल की हमने बात करी, ऑलिव ऑयल डबल हो गया है, सब कुछ मतलब खाना पीना सब, मतलब आदमी का रहना तो यहाँ पे मुश्किल ही हो गया ना। अब आम आदमी को देखो, तुम यहाँ पे जो है घर खरीदना तो इम्पॉसिबल है। तुम रेंट की बात करो, रेंट कहाँ पे पहुंची हुई? तो आदमी जिए तो जिए कैसे? और ले का बात करिए, उसका इम्पैक्ट तो आम आदमी पर मतलब सबसे ज्यादा दिख ही रहा है। तुम देखो जो लोग अपने को जॉब खो चुके हैं, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इम्पॉसिबल है, मिलेगा नहीं। कोई मतलब बुलाने को तैयार नहीं होता है यार तुम। और इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई लेवल पर है, और हाउसिंग कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है शालिन। तो ये सब, ये मतलब डबल वैमी, क्या मैं तो कह रहा हूँ कई सारी वैमी पड़ रही है यहाँ पे तो। आपने जैसे वो कार वाली बात करी, राइट, तो मतलब मैं ट्रम्प की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं उस आपके कार वाले एग्जाम्पल को लेके, तो टैरिफ वाली सिचुएशन उन्होंने बोली कि 25% टैरिफ हम बढ़ा देंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन कि उन्होंने कहने का मतलब क्या है कि अमेरिका में आपकी जो सबसे ज्यादा कार्स जो होती हैं बाहर से आती हैं, राइट। तो अब उनकी टैरिफ बढ़ा दिया। जैसे चलो दो एक मेन एग्जांपल ले लो ना, होंडा है, टोयोटा है, दो कंपनियां हैं जो बहुत पॉपुलर हैं इस कंट्री में, अच्छी कारें होती हैं जो भी हैं। तो अब उनका 25% टैरिफ बढ़ा दोगे, या निशान हुई या जो भी हुई, तो अब 3 से 10 हजार तक कार महंगी हो जाएगी। बेसिकली मुझे तो लगता है टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए किया होगा, एग्जैक्टली नहीं तो तो और कोई और, मतलब नहीं है। हाँ, तो और वही जो है ना, तो मिस्टर ट्रम्प क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बिलियनियर्स या बिजनेसमैन जो उनके क्लोज हैं, लाइन में है, राइट, जो उनकी थॉट प्रोसेस से अलाइंड है और उनको सपोर्ट करते हैं, वो अपनी लग्जरी को एंजॉय करते हुए आम लोगों की स्ट्रगल को इग्नोर करते दिख रहे हैं, राइट। तो वो, आई मीन, ही इज ओपनली सपोर्टिंग टेस्ला एज ए कंपनी। अभी एक दिन उन्होंने टेस्ला की मॉडल वाई रेड कार का भी टेस्ट ड्राइव लेते हुए एलॉन मस्क के साथ ही वाज प्लेइंग।
It doesn't look decent, it doesn't look graceful of of president of this country to kind of do a commercial for a automobile, right? डिस्पैरिटी है जो बढ़ती रहेगी ना, वो तो मतलब आम आदमी के लिए तो जीना रहना खाना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ पे यार। और एक क्वेश्चन ये भी आता है ना प्रमेश की इसका क्या पॉलिटिकल बैकलैश हो सकता है। तो मतलब इस पे तो मैं मुझे व्हेन आई थिंक थ्रू तो मुझे तो दोनों चीजें लगती हैं कि क्योंकि आजकल ना इतना रेडिकलाइजेशन हो रहा होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। तो ही हैज हिज ओन सेट ऑफ फॉलोअर्स ऑडियंस एंड वो कंसोलिडेशन और ज्यादा होता जा रहा है। आई थिंक पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ वोट ट्रांसलेशन में अगर देखें तो वो तो रिपब्लिकन स्ट्रांग हो रहे बट एक चीज़ है, मतलब ये तो खैर पॉलिटिकल बैकलैश तो इसका डेफिनेटली होगा। शालिन, मतलब ये रिपब्लिकन जो है ना अभी कूद रहे हैं, बट लोग जो है पलटते हुए देर नहीं लगेगी। उनके कोर सपोर्टर्स जो है ना, वो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। तो जो बाकी जो 75% है, वो जनता तो परेशान है ना, वो तो उसको चखेगी मजा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये जो है उनके लिए भी पॉलिटिकली ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। खैर जो भी है वो तो बात करेंगे, बट नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा उनके जो मेन एजेंडा जिस पे चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट 25 और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे अमेरिकन के लिए। तो सामने आ रही है कि मतलब वो हमारे सामने, मतलब हमने देखा है कि अब इसके बारे में बात भी करी है पहले कि रिपब्लिकन पार्टी का जो प्रोजेक्ट 25 इनिशिएटिव है, इसका एम गवर्नमेंट एजेंसीज को रिस्ट्रक्चर करना और ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करना बताते हैं। लेकिन इसका असली इम्पैक्ट क्या होगा? क्या ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल होगा या सिर्फ इलाइट क्लास के लिए है? तो ये आई थिंक ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मतलब सवाल है एक्चुअली। तो ये आई थिंक आज की डेट में यूएस में सबसे बड़ा यही सवाल है, बड़ा बर्निंग टॉपिक भी है रमेश। सो तो स्पेसिफिकली नॉन नॉन रिपब्लिकन ऑडियंस में, नॉन रिपब्लिकन थॉट प्रोसेस में। तो ये जो प्रोजेक्ट 25 के अंडर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे एफबीआई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए जिसको हम कहते हैं, इस पर डायरेक्ट कंट्रोल लाना ये नहीं है प्रोजेक्ट 25 की। सो आई एम होपिंग कि अगर ये इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इसके चेक्स एंड बैलेंस के लिए कुछ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी उनके पास होगी। ग्लोबल इम्प्लीकेशन, चलिए बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो मतलब क्या स्टेक पे है। हम्म। ये सिर्फ अमेरिका का इशू नहीं है शालिन, क्योंकि अगर ट्रम्प का जैसे थर्ड टर्म के लिए अक्सर सक्सेसफुल होते हैं, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ऑलरेडी उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मतलब देखा जाए तो सैंक्शंस की धमकी भी दी है, और नाटो अलाइज के लिए भी साथ रिलेशंस फ्रेजाइल हो गए हैं। हमने देखा कि मतलब जो कनाडा के जो ब्रदरली रिलेशंस थे अमेरिकन की, वो भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। मतलब अब अमेरिकन जो है बेसिकली कैनेडियंस आर नॉट लाइकिंग थिंग्स व्हाट अमेरिका इज डूइंग। अब उसके ऊपर से जो है जो भी मतलब इनका क्लोज निट था जो पहले, वो आई थिंक दैट इज ऑल्सो ब्रेकिंग। देखिए रमेश, थर्ड थर्ड टर्म तो दूर की बात, ये जो ओवरऑल ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड टर्म में ही बहुत ऐसी की तैसी होने वाली है। अगर अगर आप सोचो, देखिए अगर आप सोचो कि अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में ये प्रेसिडेंट सेट होता है कि अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्वीक कर सकते हैं, एथिकल वे में इसको कर सकते हैं। मैं सीधे ट्रांजेक्शन की, इनके थर्ड टर्म की एम्बिशन की बात को लेके बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, राइट? और ये अथॉरिटेरियन लीडर भी की तरह होंगे, तो ऐसे अथॉरिटेरियन लीडर ना वर्ल्ड में भी बहुत हैं। चाइना देख लीजिए, राइट? तो इस तरह के लोगों को पे क्या इन्फ्लुएंस होगा और एग्जाम्पल सेट होगा, वो नहीं जाने क्या क्या करेगा। ये पूरी दुनिया के ना डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है, और इट्स नॉट हेल्दी। थर्ड टर्म तो छोड़ो, मैं तो लगता है कि वो सेकंड टर्म भी शायद पूरा ना कर पाए, क्योंकि वो ना इम्पीच हो जाएंगे मुझे लगता है। क्योंकि इनको जैसे वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, रिपब्लिकन्स भी जो है कब तक इनको सहेंगे यार। एंड
अगर उनको अपनी पार्टी जिंदा रखनी है तो इनको इम्पीचमेंट, मतलब मुझे लगता है कि दैट इज अ बिग थिंग दैट विल हैपन अगेंस्ट हिम। तो उनका तो सेकंड टर्म भी पूरा करना मुझे तो मतलब बहुत डाउटफुल है। रमेश, एक हम नोट करते हैं कि इम्पीचमेंट के लिए क्या इस करंट जो अमेरिकन गवर्नमेंट सेटअप है अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, अंडर रिपब्लिकन लीडरशिप, इज इट पॉसिबल? एक सेपरेट टॉपिक हमको डिस्कस करना चाहिए इस हाँ पर। हाँ, मतलब हाँ मतलब जैसे एग्जाम्पल क्या था, वो ये रिचर्ड निक्सन का देख लो। उसको इम्पीच किया था ना, बाद में उसने रिजाइन कर दिया, मतलब ठीक है, मतलब रिजाइन कर दिया बाद में, नहीं बट नहीं, रिचर्ड निक्सन को इम्पीच किया था, बट करंट जो जिस हिसाब से, जिस स्ट्रेंथ से ये हैं, और जो जो रेडिकलाइजेशन वही थॉट है ना, तो प्रोसेस है, रिपब्लिकन्स को मतलब करना पड़ेगा। तो, अगर रिपब्लिकन्स ने नहीं किया तो देन दैट इज नॉट पॉसिबल। खैर वो तो बाद में अलग से बात कर हाँ, सकते हैं अलग उसको। से डिस्कस करेंगे, बड़ा सीरियस टॉपिक है। हम्म। तो ये मतलब चलिए एक नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेरिकन के लिए व्हाट डू पब्लिक सेंटिमेंट जो है अमेरिकन का, व्हाट डू अमेरिकन थिंक अबाउट इट। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे क्या अमेरिकन पब्लिक इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, क्या वो अपनी डेमोक्रेसी को रिस्क में डालना, मतलब डालने के लिए तैयार है। सिर्फ एक लीडर के लिए जो मतलब ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स देता है, उल्टे सीधे डिसीजन लेता है। तो सर्वेज अभी मिक्स्ड ओपिनियंस दिखाते हैं शैलन। कुछ लोग ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं उनकी, क्योंकि उनका मानना है कि वो स्ट्रांग लीडरशिप दिखाते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि उनकी पॉलिसीज डिवाइसिव और डिस्ट्रक्टिव हैं। तो मतलब उनके कोर सपोर्टर्स तो खैर उनको सपोर्ट करते ही हैं, बट मेजोरिटी अभी उनके, जो अभी देखें तो उनका सपोर्ट जो है दैट इज अंडर वाटर राइट नाउ। देखिए रमेश, एक चीज तो मैं क्लियरली बोलूंगा यहाँ पे कि जो सर्वेज होते हैं ना ये, और उनका जो आउटकम होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये तो Right? बात सही, आई एग्री विथ यू। चाहे वो ये पॉलिटिकल सर्वे हो या किसी का हो, ये सिंपल एक कॉर्पोरेट हाउस है, जैसे कोई कंपनी है, उसके अंदर का एम्प्लॉय सर्वे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप जो ओनर्स होते हैं, उसको किसी भी तरीके से स्लाइस एंड डाइस करके अपने फेवर में उसका रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। देखिए, मेन चीज क्या है ना कि पॉपुलेशन को, जो यूएस सिटीजन्स हैं, जो जिनको इलेक्टोरल राइट है, राइट, और जो वोट कर सकते हैं, या इवन जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वो भी वोट कर सकते हैं। तो ग्रीन कार्ड नहीं नहीं नहीं, कर वो सकते ना नहीं सारे, कर सकते। तो इलेक्टोरल सिटीजन्स जो वोट कर सकते हैं, वो वो ना थोड़ा सा रैशनली थिंक करते हुए हर चीज को करना चाहिए। पॉलिटिकल सेंटिमेंट पे नहीं आना चाहिए कि मैं रिपब्लिकन अप्रोच का हूँ, मैं डेमोक्रेट अप्रोच का हूँ। तो कंट्री के वेलफेयर के लिए उनको को डिसीजन फर्स्ट लेने रखना चाहिए। चाहिए, हाँ, सही उनको बात है। अपनी ना पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। और लोग को ना इन्फॉर्म डिसीजन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कि वो देखो कि भाई, जब इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है और हमारा आई एम सपोर्टिंग दिस पार्टी और उनकी ये एजेंडा है, तो इस एजेंडा का क्या इम्प्लीकेशन होगा मेरी कंट्री पे, मेरी सोसाइटी पे, मेरे एनवायरनमेंट पे, उस हिसाब से अपने डिसीजन लें। तो जो है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज कंट्री फर्स्ट एंड वी नीड टू थिंक फॉर कंट्री। तो दोस्तों आज हमने समझा कि डोनाल्ड ट्रंप का थर्ड टर्म का आइडिया सिर्फ एक पॉलिटिकल गेमिंग नहीं लगता। इसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं होगा, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। अब सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिकन पब्लिक इस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, और अगर गई तो इसका अंजाम क्या होगा। तो यही मतलब आने वाले दिन में पता चलेगा, बट मुझे थोड़ा इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। ये आई थिंक इनका ख्वाब हो सकता है, बट हकीकत बनने में बहुत मुश्किल है। देखिए रमेश, बात दम सही है, और मैं अगेन ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी तब तक सरवाइव रहती है, अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है ना, तो जो जो पब्लिक है, जो डेमोक्रेसी जिसके लिए है, वो अवेयर रहे और अपना डिसीजन, अवेयर डिसीजन लेते रहे, ना कि इमोशनल या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को रखते हुए। और तो तभी डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी, नहीं तो आज ट्रम्प है, कल कोई और होगा, ऐसे ही चलता है, राइट। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा इन्फॉर्म रिपब्लिकन्स को डिसीजन लें। सोचना चाहिए, कल कोई डेमोक्रेट ऐसा कर देगा तो क्या करेंगे वो फिर। हम्म। तो इसमें ना, अगेन कि कंट्री फर्स्ट,
देन रेस्ट फॉलोज, राइट? तो उस हिसाब से करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आज संवाद, अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।